सो हाय गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज से यार हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो यार आगे बढ़ने से पहले बता दूं जो लोग यहाँ पे नए आए हैं, सो ये एक हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे 30 डेज में 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो इसमें हम फुल सिलेबस कवर करेंगे। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पूरी प्लेलिस्ट को शुरू से देखें। सो आगे बढ़ते हैं। सर चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक बार लाइट देख लेते हैं कि लाइट क्या होती है। सो लाइट क्या है यार? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज ट्रेवल स्ट्रेट इन लाइन। सो लाइट क्या है यार? बेसिकली एक एनर्जी है जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बट क्या होता है यार, जब ये लाइट किसी सरफेस से टकराती है तो या तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है या ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है जी, या ये उस सरफेस में अब्जॉर्ब हो जाती है। सो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है यार रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट क्या होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले देखेंगे यार रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन क्या होता है यार? जब लाइट एक पॉली सरफेस पर पड़ती है, मिरर एक पॉली सरफेस होता है। सो जब लाइट इस पे पड़ती है तो ये उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। मतलब यार एयर से लाइट आई थी सरफेस पर और एयर में ही वापस चली गई, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन पॉली सरफेस इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू सेम मीडियम, वी से दैट रिफ्लेक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है जी, रिफ्लेक्शन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है यार, जैसे हम अपने आप को रोज मिरर में देखते हैं, है ना। सो क्या होता है, लाइट आती है एयर से और रिफ्लेक्ट करके बाकी जगह जाती है और कुछ जो लाइट है वो हमारी आईज में जाती है जिससे हम अपने आप को मिरर में देख पाते हैं। ठीक है जी, सो ये थी यार बेसिक डेफिनेशन अबाउट रिफ्लेक्शन। आगे देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका क्या मतलब है यार? जिस एंगल पे लाइट टकराई थी उसी एंगल में रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। ठीक है जी, ये हमारी जैसे नॉर्मल हमने एक लाइन खींची हुई है, इसका जो एंगल है इंसिडेंट रे से वही एंगल होगा इसका रिफ्लेक्टेड रे से। और दूसरा लॉ क्या है यार? इट स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। मतलब जो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल रे है ये सारी सेम प्लेन में लाई करती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इमेजेस। सो हमारे पास दो तरह की यार इमेजेस होती हैं, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में क्या होता है यार? रियल इमेज होती है जिसमें इमेज एक्चुअली स्क्रीन पर बनती है। और वर्चुअल कौन सी होती है? जिसमें हमें लगता है कि यार इमेज बन रही है बट वो एक्चुअली बनती नहीं है स्क्रीन पे। जैसे रियल इमेज की एग्जांपल है यार प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में क्या होता है कि एक इमेज स्क्रीन पर बन रही है ना, वो इमेजिनेशन नहीं है, वो एक रियल इमेज हमारी स्क्रीन पे बन रही है। वही वर्चुअल में क्या होता है यार कि हमारी इमेज बन नहीं रही है, ये जस्ट रिफ्लेक्शन की वजह से हमें अपनी इमेज जो है वो शो हो रही है बट वो एक्चुअल इमेज नहीं है। ठीक है जी, समझ में आया? सो ये था बेसिक डिफरेंस अबाउट रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अभी इसको यार साइंटिफिकली लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है।
रियल इमेज में क्या होता है, जो लाइट रेज है ना यार वो एक पॉइंट पे एक्चुअली मीट करती हैं। ये जब हम आगे रे डायग्राम्स देखेंगे आपको और समझ में आएगा। बट रियल इमेज में क्या होता है, जो रेज है ना वो एक पॉइंट पे एक्चुअली मीट करती हैं। वही वर्चुअल इमेज में क्या होता है, लाइट रेज मीट नहीं करती बट ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही हैं। ठीक है जी। जो रियल इमेज है यार ये हमेशा उल्टी बनती है, वही जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा सीधी बनती है। रियल इमेज की एग्जांपल क्या है, कैमरा इमेज या प्रोजेक्टर इमेज। वही वर्चुअल इमेज की एग्जांपल कौन सी है, सिंपल मिरर इमेज। ठीक है जी। आगे यार हमारे पास टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट होता है स्फेरिकल मिरर, सेकंड होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो यार हम अपनी रोज देखते हैं अपने घरों में, जो नॉर्मल मिरर लगा होता है वो प्लेन मिरर होता है। सो प्लेन मिरर में क्या होता है यार, जो इमेज है ना वो हमेशा एक सीधी इमेज बनती है और उसका जो साइज है वो सेम साइज होता है। ठीक है जी। जो इस चैप्टर में हमें मेनली स्टडी करना है वो है कन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। इनको एक एक करके देखते हैं। सो यार जो कॉनकेव मिरर होता है ना, इसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, मतलब जो इसका इनर सरफेस है इसमें हम अपनी इमेज देखते हैं, क्योंकि इसका जो बाहर वाला सरफेस है वो कोटेड होता है। जो ये चीज है ना ये सिल्वर कोटेड होती है। वही कन्वेक्स मिरर में उल्टा होता है यार, इसका अंदर वाला सरफेस कोटेड होता है और इसका जो बाहर वाला है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, मतलब बाहर वाले सरफेस में हम इमेज देखते हैं। सो जो कॉनकेव है इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं यार, क्योंकि जब हम इस पे लाइट रेज आती है ना तो ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, मतलब कॉन्सेंट्रेट कर देता है। वही कन्वेक्स को डिवर्जिंग बोलते हैं। डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं यार, जब इस पे लाइट आएगी तो ये बाहर की बाहर उसको डाइवर्ज कर देगा, है ना। वो किसी पॉइंट पे मिलेंगी नहीं, जब यहाँ से आई यहाँ पे डिवर्ज कर दिया, मतलब इसमें जो लाइट रेज है वो मिलती नहीं है। सो इसलिए हम इसको डिवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। थोड़ा सा इनको और डिटेल में देखते हैं। सो जो यार कॉनकेव मिरर है ना, ये बेसिकली हम यूज करते हैं इमेजेस को मैग्नीफाई करने के लिए, मतलब जहां हमें अपना इमेज बड़ी देखनी है वहाँ हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। बट यार इसमें मैग्नीफाइड इमेज हमें कब दिखती है, जब हम मिरर के बिल्कुल पास में जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, जब प्रोफेसर मिरर के बिल्कुल पास में गया तब जो उनकी इमेज है वो मैग्नीफाई हुई। और यार इसमें एक और चीज़ होती है, जब हम मिरर से दूर जाते हैं ना तो हमारी इमेज एक तो उल्टी हो जाती है और वो मैग्नीफाई भी नहीं होती। जैसे आप इसके पीछे यहाँ पे देख सकते हो, ये बैकग्राउंड शो हो रहा है, ये एक तो उल्टा दिखाई दे रहा सारा बैकग्राउंड, और इसका जो साइज है वो एक रियल साइज है, ये मैग्नीफाइड साइज नहीं है। ठीक है जी। सो इसको मैंने लिखा भी हुआ, व्हेन वी आर क्लोज टू कॉनकेव मिरर इमेज विल बी इरेक्ट मतलब सीधी, एंड मैग्नीफाइड मतलब बड़ी होगी। एंड व्हेन वी आर फॉर, और जब हम दूर होंगे तब जो इमेज है एक तो उल्टी बनेगी इन्वर्टेड, और उसका जो साइज है वो रियल साइज रहेगा, मतलब वो इमेज बड़ी नहीं दिखाई देगी। ठीक है जी। सो जो हम मेन यूज करते हैं ना कॉनकेव को, वो वहां यूज करते हैं जहां पे हमें इमेज को मैग्नीफाई करना है। इसलिए इसके आगे यूजेस भी लिखे हुए हैं। सबसे पहला है शेविंग मिरर्स। ये शेविंग मिरर्स में यूज होता है, क्योंकि यार शेविंग मिरर में हमें अपनी फेस की बड़ी पिक्चर देखनी है ना। सो हम इसको शेविंग मिरर में यूज करते हैं।
दूसरा ये यूज़ किया जाता है बाय डेंटिस्ट। जैसे आप यार यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हो कि जो डेंटिस्ट है उसको टीथ की बड़ी इमेज देखनी है ना, सो इसलिए वो कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। इसके अलावा यार ये यूज़ होता है टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में, व्हीकल हेडलाइट्स में, और ये सोलर फर्नेसेस में भी यूज़ होता है। किस लिए? टू कॉन्सेंट्रेट हीट, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये सारी हीट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। वहीं यार जो कन्वेक्स मिरर होता है, इसमें आप जहाँ मर्जी खड़े हो जाओ, है ना, जैसे कनकेव था वहाँ पे अगर आप पास में जाओगे तो बड़ी दिखाई देती थी, बट जब दूर में जाओगे तो नॉर्मल इमेज दिखाई देती थी। वहीं जो कन्वेक्स में आप जहाँ मर्जी खड़े हो जाओ यार, चाहे पास में जाओ चाहे दूर में जाओ, आपको इमेज हमेशा सीधी दिखाई देगी, मतलब इरेक्ट होगी। एंड दूसरा, इमेज छोटी दिखाई देगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो छोटी सी इमेज दिखाई दे रही है, और लिख सकते हैं हम ऑफ स्मॉलर साइज। ठीक है जी। इसकी यार जो एक और खासियत है ना कन्वेक्स मिरर की, वो ये है कि इसका जो व्यू है वो वाइडर व्यू होता है, मतलब ये पीछे का ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है इमेज का। सो इसके वाइडर व्यू होने की वजह से हम इसको अपनी कार के रियर व्यू और साइड व्यू मिरर में यूज़ करते हैं। सो जैसे आप देख सकते हो यार, ये कार का साइड व्यू मिरर है ना, ये कितना ज़्यादा व्यू कवर कर रहा है, मतलब वाइडर व्यू है इसका, क्योंकि यार हमें कार में वाइडर व्यू देखना होता है। सो ये सिर्फ पॉसिबल है कॉन्वेक्स मिरर्स में। इसके अलावा यूज़ होता है ये ब्लाइंड टर्न्स में और शॉप्स में एज अ सिक्योरिटी मिरर। ठीक है जी, समझ में आया? सो यार ये था हमारा ओवरव्यू अबाउट मिरर्स। सो अभी हमें इसकी थ्योरी देखनी है। थ्योरी में हमें रे डायग्राम्स आएंगी। सो बढ़ते हैं हम अपने थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ। सो यार रे डायग्राम शुरू करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और रूल्स हैं जो हमें समझने हैं, एक एक करके इनको देखेंगे। सो यहाँ पे हमारा मिरर है। सो यार जब हम मिरर को इमेजिनरी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका, तो उसका जो सेंटर निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ये इमेजिनरी सर्कल क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि हमें पता है यार जो लेंस है ना, ये एक स्फीयर का पार्ट होता है, ये पूरे स्फीयर में से लेंस को कट करते हैं। सो लेंस एक छोटा पार्ट है, बट जब हम उसको एक पूरा ऐसे इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो जो सेंटर निकल के आएगा उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड है यार पोल। पोल क्या होता है? जो इस मिरर का सेंटर है उसको बोलते हैं हम पोल। ठीक है जी। तीसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर से लेके यार पोल तक का डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है फोकस। फोकस क्या होता है यार? जब लाइट रेस मिरर से टकराती हैं ना, तो वो जिस पॉइंट से जाके पास करती हैं उसको बोलते हैं हम फोकस पॉइंट। और इस फोकस पॉइंट से लेके जो पोल तक का डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ। और यार जो ये फोकल लेंथ है ना, ये रेडियस के हाफ के इक्वल होती है। और लास्ट बचा यार हमारे पास पर्चर। पर्चर क्या होता है? इस मिरर का डायामीटर। ठीक है जी, ये हमारा मिरर है, इसका जो डायामीटर है उसको बोलेंगे हम पर्चर। ये थी यार कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अभी एक बार रूल्स देख लेते हैं और उसके बाद हम अपनी रे डायग्राम्स शुरू करेंगे। तो यार रूल्स देखने से पहले आपको कुछ बता दूं कि जो हम रूल्स है ना, ये दोनों मिरर्स के लिए देख रहे हैं। इधर की तरफ हमारे पास होगा कनकेव
ठीक है जी, और दूसरी तरफ होगा कॉन्वेक्स। कॉनकेव में यार हमेशा क्या होगा, जो लाइट रेज है ना वो एक्चुअली मीट करती हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि फोकल पॉइंट पे मीट कर रही हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि वो मीट नहीं करती हैं कभी भी, क्योंकि ये डिवर्जिंग मिरर होता है कॉन्वेक्स, मैंने आपको बताया। बट ऐसा लगता है यार कि वो फोकल पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ठीक है जी, ये स्टोरी सेम रहेगी हमारे चारों रूल्स के लिए। सो अभी रूल्स देखते हैं। सो फर्स्ट रूल क्या है, जब लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में जाके रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पे मिरर से, तो वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। और वही दूसरी ओर क्या होगा कन्वेक्स मिरर में, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाके रिफ्लेक्ट करेगी, है ना, वैसे तो वो यहीं से डिवर्ज हो जाएगी, बट वो ऐसा लगेगा कि यार वो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है। ये जो डॉटेड लाइन है ना यार, ये इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब ऐसा लगता है कि वो वहां से पास कर रही है, बट वो पास करती नहीं है। ठीक है जी। दूसरा रूल है यार कि जब लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होकर रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो हमेशा एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये प्रिंसिपल फोकस से पास करी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमारी एक्सिस के पैरेलल हो गई। और कन्वेक्स में क्या होता है यार कि जब हम लाइट रे को पास करते हैं टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, हमने प्रिंसिपल फोकस की तरफ पास की थी, बट वो वहां तक तो पहुंचेगी नहीं क्योंकि यहीं से डिवर्ज हो जाएगी, बट वो डिवर्ज होके भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है जी। थर्ड है यार, जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। और कन्वेक्स में क्या होगा, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लाइट को भेजेंगे तो वो यहीं से रिफ्लेक्ट होके उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। और लास्ट क्या है कि जब यह लाइट पोल से टकराएगी, मतलब पोल पे आके रिफ्लेक्ट करेगी, तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जिस एंगल पे आई थी, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, वो दोनों सेम होंगे। सो ये कॉनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए सेम ही होता है। ठीक है जी। सो ये थे यार हमारे रूल्स। अभी हम रे डायग्राम्स देखते हैं। रे डायग्राम्स में क्या होता है यार, हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रख के देखते हैं कि उसकी कैसी इमेज बनती है। सो फर्स्ट है यार केस जिसमें हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा हुआ है। सो यार जैसे हमें पता है ना कि जब जैसे मिरर है, हम मिरर से बहुत दूर ऑब्जेक्ट रख देंगे, लेट से 100 फीट पड़ा है, 200 फीट पड़ा है, तो उसकी इमेज दिखाई तो देती नहीं है हमें मिरर में। बट यार साइंस क्या कहती है कि मिरर में इमेज तो बनती है, बट वो बहुत छोटी इमेज बनती है। सो फर्स्ट केस में क्या होता है, जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो लाइट रेज है जो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं बिल्कुल। ठीक है जी। और हमने रूल पढ़ा था कि यार जब लाइट रेज बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं तो वो कहाँ से पास करती हैं, प्रिंसिपल फोकस से। और जो इमेज बनेगी यार वो प्रिंसिपल फोकस पर ही बनेगी। और जो इमेज का साइज आप देख सकते हो कि एक पॉइंट साइज इमेज है, मतलब बहुत छोटी इमेज बनती है जो हमें दिखती भी नहीं है। बाय द वे यार जो हम ये डायग्राम्स देख रहे हैं ये हम कॉनकेव मिरर के लिए देख रहे हैं। वैसे तो हमें देख के पता लग ही रहा है यार कॉनकेव मिरर है, बट फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि हम ये डायग्राम्स कॉनकेव मिरर के लिए देख रहे हैं। कॉन्वेक्स के लिए तो यार सिर्फ 2 ही डायग्राम्स होती हैं। सो नेक्स्ट है यार केस जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर से थोड़ा सा पीछे रखते हैं हम। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर के थोड़ा सा पीछे होता है
तो जो उसकी इमेज बनती है, सबसे पहले एक तो वो उल्टी इमेज बनती है, ठीक है जी। दूसरा वो इमेज छोटी बनती है, और कहाँ पे बनती है? सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में बनती है। तीसरा क्या है कि जब हम यार जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सेंटर पे रखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या कहता है कि जब सेंटर पे रखते हैं तो इमेज एक तो उल्टी बनती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उल्टी इमेज बनी हुई है। दूसरा साइज जो उसका वो सेम होता है, और कहाँ पे बनती है? सेंटर पे ही बनती है। सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा था और सेंटर पे ही इमेज बन गई। नेक्स्ट केस है यार, जब हम ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो जो उसकी इमेज है एक तो उल्टी इमेज बनती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उल्टी इमेज बनी है। और दूसरा यार जो उसका साइज है वो बड़ा होता है रियल इमेज से। और तीसरा यार ये सेंटर के पीछे जाके बनती है। ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा सेंटर और फोकस के बीच में, बट जो इमेज बनी है वो सेंटर के पीछे जाके बनी है। फिफ्थ केस है यार, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट के ऊपर रखते हैं तो जो इमेज है यार वो इन्फिनिटी पर बनती है, मतलब हमें वो इमेज दिखाई ही नहीं देती। एंड लास्ट केस है यार, जब हम अपना ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट से भी आगे रखते हैं। जब हम फोकस पॉइंट से भी आगे रखते हैं तो जो हमारी इमेज है वो मिरर के पीछे बनती है और बड़े साइज की बनती है, ठीक है जी। इन सारी चीज़ों को यार रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेबल बना हुआ है हमारे पास। सो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनती है? फोकस पे। उसका जो साइज है वो बहुत छोटा और पॉइंट साइज इमेज बनती है, और जो इमेज की नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड होती है। सो इस तरह यार जो ये टेबल है इसमें सारा ओवरव्यू दिया हुआ है सभी इमेजेस के साइज का, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास यार कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही तरह की चीज़ें होती हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, मतलब जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा, तब यार जो इमेज है वो मिरर के पीछे जाके बनती है और बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनती है, मतलब बहुत छोटी इमेज बनती है। उसके अलावा यार जब हम ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ मर्जी रख लो, है ना, जो हमारी इमेज बनेगी वो एक तो छोटी बनेगी, है ना, स्मॉल साइज इमेज बन रही थी। हम ये पहले भी देख चुके हैं यार, अगर आपको याद हो तो जो हमारी इमेज बनती थी वो एक तो छोटे साइज की बनती थी और सीधी बनती थी, मतलब इरेक्ट इमेज बनती थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इमेज जो है वो बिल्कुल सीधी इमेज बनी है। इसका भी यार टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे। सो इस तरह इसके भी टेबल में सारा ओवरव्यू दिया हुआ। उसके बाद यार हमारे पास न्यूमेरिकल्स के ये दो टॉपिक हैं। सबसे पहला यार मिरर फार्मूला। ये आपके स्क्रीन के ऊपर मिरर फार्मूला दिया हुआ है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे f क्या है? फोकल लेंथ। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो इसमें यार आपको कोई भी दो चीज़ें दे देगा और आपको तीसरी चीज़ निकालनी होगी। जैसे आपको मान लो यार उसने इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया। इमेज डिस्टेंस दे दिया लेट्स से 5, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया 5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। कितना आ गया? 2.5। सो फोकल लेंथ कितनी आ गई यार हमारे पास? 2.5। ठीक है जी। सो इस तरह यार मिरर फार्मूले के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है इसी में मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
इसको हम शॉर्ट में -v/u भी लिख देते हैं यार। ठीक है जी। जैसे लेट्स से उन्होंने हाइट ऑफ इमेज दे दी 5 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया 2.5, सो मैग्निफिकेशन आ गया आपके पास -2। मतलब माइनस में होती नहीं है, जस्ट आपको एक फार्मूला के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको दो चीज़ें दे देगा और तीसरी आपको निकालनी होगी। ठीक है जी। सो इसी के साथ यार हमारा रिफ्लेक्शन ख़त्म हुआ। अभी हम चलते हैं रिफ्रैक्शन पर। सो यार हमने रिफ्लेक्शन में देखा कि लाइट जैसे एयर से आती है तो वो टकरा के एयर में ही वापस चली जाती है, बट रिफ्रैक्शन में यार लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। तो यार जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है ना, तो वो बेंड हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देखो, लाइट ये ऐसे आ रही थी, है ना, सीधी, बट जब वो यार पानी में गई तो वो बेंड हो गई। इसका यार मैं आपको एक लाइव एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। तो यार देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्पून लिया, बट जब मैं इसमें पानी डालूंगा, है ना, तो आपको मैजिक दिखाई देगा। देखो क्या होता है। आप देखो यार, आपको स्पून कटा हुआ लग रहा है ना, ऊपर वाला हिस्सा अलग लग रहा है और नीचे वाला हिस्सा अलग लग रहा है। ये क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि यार जब मीडियम चेंज हुआ, है ना, तो लाइट जो है वो बेंड हो गई, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि जो स्पून है वो टूटा हुआ है। ठीक है जी, समझ में आया? तो यार अभी जैसे हमने देखा ना कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है लाइट, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। सो इसके ना यार दो केस हैं। फर्स्ट केस, जब यार लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, मतलब जब भारी मीडियम से हल्के मीडियम में जाती है तो लाइट नॉर्मल से दूर जाती है, मतलब वो दूर की तरफ बेंड करती है। वहीं यार जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जैसे यार हमारा ये केस था, है ना, लाइट ऐसे आ रही थी, तो हमें पता है यार, जैसे यहाँ पे देखो, हवा जो है वो रेयरर मीडियम है, मतलब हल्का मीडियम है, और पानी भारी मीडियम है, मतलब हैवी मीडियम है। और हमने देखा जब यार रेयरर से डेंसर में जाती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो यहाँ पे भी आप देख लो, ये नॉर्मल थी, ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अगर डेंसर टू रेयरर होता तो वो बेंड होके इस तरफ जाती। ठीक है जी। इसको एक और एग्जांपल से अच्छी तरह समझाता हूँ आपको। जैसे यार ग्लास स्लैब है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हवा से आ रही है लाइट, तो बाहर का जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम हो गया, और जो ग्लास स्लैब है वो डेंसर मीडियम हो गया। तो यहाँ से जब लाइट आई बाहर से और डेंसर मीडियम में गई तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ये चीज़ हम देख चुके हैं। और जब ग्लास स्लैब से बाहर जाएगी, मतलब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। जैसे नॉर्मली वो ऐसे आ रही थी, बट वो जब डेंसर से रेयरर मीडियम में गई तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो गई। ठीक है जी, नॉर्मल से ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो ये था यार बेसिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ तो सेम ही होता है यार, बस इसमें रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड आ जाएगा। ये चीज़ हम पहले भी देख के आए हैं फर्स्ट लॉ में। और जो सेकंड लॉ है यार, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ये क्या कहता है यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों के साइन की रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना,
इनको हम जैसे मर्जी चेंज करते रहें, चाहे यहाँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो, इन दोनों का अगर साइन लेके उसकी रेशो बनाएंगे हम, साइन ऑफ एंगल और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है जी, समझ में आया। नेक्स्ट है यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है यार? ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी लाइट है वो कितनी बेंड हुई है। ठीक है जी। सो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई वो कितनी बेंड हुई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये दो टाइप्स के होते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव क्या होता है यार? रिलेटिव हम देखते हैं कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मतलब लाइट ने कितना चेंज किया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है N21, ठीक है जी। इट मीन्स दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है N12, इसका क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। ठीक है जी। तो यार जैसे यहाँ पे अगर 21 लिखा होगा ना, तो हमें ऊपर 1 डालना है। मतलब अगर 2 पहले लिखा हुआ है तो 2 नीचे आएगा और 1 ऊपर आएगा। और अगर यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है तो 1 नीचे आएगा, 2 ऊपर आएगा। मतलब जो पहले लिखा हुआ है यार वो नीचे आएगा हमेशा। ठीक है जी। तो यहाँ पे 21 लिखा था तो 2 नीचे आएगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, और 1 ऊपर आएगा। यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। यहाँ पे उल्टा था तो उल्टा हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। वही यार अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है, वो बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले ऊपर हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर फिल करते हैं, वो तो सेम ही होती है, 3 × 10⁸ है ना, ये तो कांस्टेंट ही होती है हमेशा। नीचे आपको डालना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पे लेट्स से आपको दिया हुआ है 2, है ना। ये यार जस्ट मैं आपको एक फिल करके बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे आ सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई रियल वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। तो ये आ गया यार आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जी, समझ में आया। नेक्स्ट है यार रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। सो यार जो हमने रिफ्लेक्शन देखी है ना, जो रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर से होता था, बट यार जो रिफ्रैक्शन होगा ये होगा लेंस से। सो इन दोनों में यार डिफरेंस होता है मिरर और लेंस में। मिरर में सिर्फ एक ही सरफेस होता है, वही लेंस में 2 सरफेस होते हैं। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यार कि ये कन्वेक्स लेंस है ना, तो ये 2 सरफेस से बना हुआ है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। और यहाँ पे कॉनकेव लेंस है तो एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। उसमें क्या होता है यार, एक सिंगल सरफेस होता था। ठीक है जी। जैसे ये कॉनकेव है, ये एक सिंगल सरफेस है, ये कन्वेक्स है, ये भी सिंगल सरफेस है। बट जो लेंस है उसमें 2 सरफेस होते हैं। ठीक है जी, समझ में आया। कॉनकेव लेंस कौन सा होता है यार? जिसमें दोनों जो लेंस है वो अंदर की तरफ मुड़े हों, मतलब बल्ज इनवर्स। वही कन्वेक्स कौन सा होता है? जिसमें दोनों लेंस बाहर की तरफ मुड़े हों, मतलब बल्ज आउटवर्ड्स। ठीक है जी। अब यार इन दोनों में ना एक बहुत मेजर डिफरेंस है। वो क्या है? ये दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। जैसे हमने मिरर के केस में देखा था, जो कन्वेक्स मिरर था वो डाइवर्जिंग था, बट जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग होता है।
वही यार हमने जो कॉनकेव मिरर देखा था, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, बट जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग होगा। ठीक है जी। सो मिरर और लेंस एक दूसरे के उलट होते हैं यार। अभी हम रे डायग्राम्स देखेंगे लेंस की। उससे पहले रे डायग्राम्स के एक बार रूल्स देख लेते हैं। सर एक बार थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। सर इसमें क्या होगा, यहाँ पे दो फोकस पॉइंट्स होंगे, वहाँ पे एक फोकस पॉइंट होता था और एक हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर होगा। ऑप्टिकल सेंटर मतलब जो इस लेंस का सेंटर है। ठीक है जी। ये है कन्वेक्स, ये है कॉनकेव। यहाँ पे भी यार वही होगा जो हमने पहले मिरर में देखा है ना, जो डाइवर्जिंग है यहाँ पे कॉनकेव डाइवर्जिंग है। यहाँ पे ऐसा लगेगा कि यार ये मीट कर रहे हैं, बट ये मीट करेंगे नहीं। ठीक है जी। सो फर्स्ट रूल है यार कि जब जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएगी तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। और वही कनकेव में क्या यार, जब जो लाइट है वो एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो वैसे तो डिवर्ज हो जाएगी, बट ऐसा लगेगा कि वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है। यहाँ पे दूसरे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही थी, यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है। दूसरा क्या है यार, जब ये प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी लाइट तो ये हमारी एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर क्या है यार, जब हमने इसको प्रिंसिपल फोकस की तरफ भेजा तो प्रिंसिपल फोकस से तो पास करेगी नहीं, बट ये यहीं से रिफ्रैक्ट होके एक्सिस के ये भी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है जी। और लास्ट केस है यार, वो दोनों के लिए सेम रहेगा। जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो बिना किसी रिफ्रैक्शन की ये सीधा चली जाएगी। ये कॉनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है जी। अभी डायग्राम्स देख लेते हैं। डायग्राम्स भी वैसी हैं यार कि जब इन्फिनिटी पर रखा है तो है ना पॉइंट साइज इमेज बनेगी दूसरे फोकल पॉइंट पे। जब ऑब्जेक्ट सेंटर से थोड़ा सा पीछे रखा है तो इमेज सेम साइज की बनेगी। जब इसको हमने बिल्कुल सेंटर पे रखा तो ये इन्वर्टेड बनेगी बट सेम साइज की बनेगी। जब हमने सेंटर और फोकस के बीच में रखा तो इमेज जो है बड़ी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। इसका टेबल भी दिया हुआ, आप टेबल से भी देख सकते हो। और दूसरा है कनकेव, इसमें यार सिर्फ दो ही केसेस हैं। अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे आके बन रही है, और जब हमने यार नॉर्मल डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो जो इमेज है वो हमेशा जो सीधी बनेगी एक तो, और छोटे साइज की बनेगी, जैसे हमने कन्वेक्स मिरर में देखा था। ठीक है जी। इसका भी ये टेबल दिया हुआ है। ये कन्वेक्स लेंस का टेबल है और ये कनकेव का। ठीक है जी। सो ये यार लेंस फार्मूला और ये मैग्निफिकेशन ये हम पहले मिरर में भी देख के आए हैं। मिरर फार्मूला क्या था यार, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो मिरर फार्मूला में यहाँ पे प्लस होता था, बट लेंस में यहाँ पे माइनस है। ठीक है जी। मैग्निफिकेशन भी देख कर आए हैं हम मिरर का, वहाँ पे -v/u होता था और यहाँ पे सिर्फ v/u है। ठीक है जी, समझ में आया। और लास्ट टॉपिक हमारे पास यार इस चैप्टर का बचा है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का क्या फार्मूला होता है यार, 1/फोकल लेंथ। सो यार जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो आपको
ये चीज़ ध्यान में रखने कि आपको फोकल लेंथ को ना मीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो यार आपको फोकल लेंथ दी हुई है 100 सेंटीमीटर दी हुई है, बट हमें जब इस फार्मूला में फिल करना है तो हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। सो 100 दी हुई थी, हमें पता है कि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से डिवाइड करते हैं, सो 1 आ गई। सो हमारे पास पावर ऑफ लेंस आ गई 1। ठीक है जी, इसकी जो यूनिट है डायोप्टर होती है। और यार अगर हम कन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो जो इसकी पावर ऑफ लेंस आएगी ना वो पॉजिटिव में आएगी। वहीं अगर कनकेव लेंस का कर रहे हैं तो जो उसकी पावर आएगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है जी, सो इसी के साथ यार हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो यार इस चैप्टर में मैं मानता हूँ कि ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट यार हमें करना तो पड़ेगा। सो इसलिए यार जब आपको ये 2 बार आप इस वीडियो को देख लोगे तो ये चैप्टर आपको कभी भी नहीं भूलने वाला। ठीक है जी, सो अगेन थैंक्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।